नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम सबकी बात में मेरे साथ 5 बार सांसद और 3 बार के विधायक लक्ष्मण सिंह जी हैं। वो हमारे स्वदेश न्यूज़ के चैनल में आए हैं। चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वदेश न्यूज़ में और सबकी बात कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 बार सांसद में आप इलेक्ट हुए, फिर 3 बार विधायक। अच्छा लंबा एक हम कह सकते हैं पॉलिटिकल कैरियर है आपका। जी हाँ, 5 बार मैं लोकसभा में चुना गया, परंतु पूरे 5 साल पूरे नहीं हो पाए क्योंकि बीच में चुनाव हो गए थे 98 में, 99 में जी। और विधानसभा में जब मैं चुना गया था पहली बार 90 में, तो उस समय 2.5 साल में फिर सरकार बदल गई थी, बीजेपी की सरकार गिर गई थी। दूसरी बार मैं चुना गया 93 में, तो मैंने फिर मेरी सीट खाली की थी। बड़े भाई साहब उस समय पीसीसी चीफ थे और विधानसभा के सदस्य नहीं थे, वो मुख्यमंत्री बन गए थे, तो उनके लिए मैंने अपनी सीट खाली की थी जी। और अभी फिर मैं 2018 में फिर लड़ा हूँ, तो वर्तमान में विधायक हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उन्होंने अपना नॉमिनेशन वो पेपर वो लिया, लेकिन फिर वो नहीं लड़े, नहीं फाइल किया उन्होंने। क्या लगता है अगर बनते तो आपको लगता है कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आती? नहीं, निश्चित रूप से उनके अनुभव का, उनकी ऊर्जा का और उनकी सोच का लाभ हमें मिलता। अब वो क्यों नहीं लड़े ये तो वही बताएंगे क्यों नहीं लड़े, पर बहुत लोगों की इच्छा थी कि वो लड़ें। अब हमारे खड़गे जी लड़ रहे हैं और थरूर जी लड़ रहे हैं। दोनों हमारे अच्छे वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं। जो भी बनेगा उससे कांग्रेस को फ़ायदा होगा। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जो बार बार बात होती है पॉलिटिक्स में यंग ब्लड आना चाहिए? राहुल गांधी नहीं बनना चाह रहे हैं अध्यक्ष, इसलिए अध्यक्ष पद के लिए जो है चुनाव हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इन उम्मीदवार की बात करें तो ये सब अगर हम कहें तो यूथ को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं ना, यंग ब्लड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। देखिए, हमेशा यंग ब्लड ही आए ऐसा नहीं होता है, हमेशा बुजुर्ग ही रहें ये भी नहीं होता है। तो यंग ब्लड हो ना हो, अनुभव भी एक बहुत बड़ी बात होती है और अनुभव का लाभ भी पार्टी को मिलता है और अनुभव एक बहुत बड़ी चीज़ है जीवन में। तो अगर बुज़ुर्ग कोई बनते हैं तो जो युवा है उनको बुज़ुर्ग के अनुभव का लाभ लेना चाहिए और पार्टी को उनका लाभ भी लेना चाहिए और मैदान में जो काम है वो युवा करें। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर होता है तो निश्चित रूप से पार्टी को फ़ायदा मिलता है। गांधी परिवार ने अपने आप को अध्यक्ष पद से दूर करा है, क्या इसलिए कि बीजेपी लगातार जो है कांग्रेस को एक फैमिली की पार्टी कह रही है कि एक ही जो है फैमिली हर वक्त का कब्जा रहा इस पार्टी पे और डेमोक्रेसी नहीं है पार्टी में? क्या इन क्रिटिसिज्म के कारण गांधी परिवार ने अपने आप को अलग किया है? देखिए, ये आरोप तो हमेशा लगता रहा है, लेकिन गांधी परिवार के जो भी सदस्य हैं वो चुनकर आए लोकसभा में। कोई ऐसा तो नहीं कि किसी ने बिना चुनाव के बिठा दिया हो। राज्यसभा में गए हो, लोकसभा में चुने गए हैं, तो वो चुने हुए हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने ये उपयुक्त समझा कि वो ना लड़ें और एक प्लेटफॉर्म खुला छोड़ दें जिससे कि कोई भी कार्यकर्ता लड़ सके, और ये मैं समझता हूँ कि पार्टी के लिए बहुत लाभकारी होगा। पर उनका महत्व हमेशा रहेगा, वो एक हमारी पार्टी के अंग हैं और हमेशा रहेंगे। लोग तो जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये लगाया जा रहा है कि जो भी अध्यक्ष बनेगा चाबी जो है या कंट्रोल जो है वो तो गांधी परिवार पे ही रहेगा। ये आरोप अभी से लगने शुरू। नहीं, कंट्रोल ना रहे इसीलिए तो उन्होंने चुनाव कराया है। चुनाव इसीलिए कराया गया है कि लोग कहते थे भाई ये सब रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं, तो रिमोट कंट्रोल वाली बात नहीं है। अभी थरूर जी आए थे आज भोपाल, खड़गे जी पहले आए थे, और एक उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए आंतरिक प्रजातंत्र पार्टी में लाने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए बातें कही हैं। आपने देखा होगा उनको इंटरव्यू आज। तो इस तरह का बदलाव कांग्रेस में आना जरूरी है और ऐसा हो रहा है और ऐसा होगा तो पार्टी को बहुत लाभ मिलेगा। आप जनरली आप पॉलिटिशियन हैं, लेकिन
डिप्लोमेसी शायद आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रही, आप बहुत मुखर होकर अपने विचार रखते हैं, विच इज़ राइट। आप जो कहते हैं वो कई अगर हम देखें तो वो सही रहता है, तो सच लेकिन कड़वा होता है, लोग सुन नहीं पाते हैं। आपने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी आपने जो है मुखर होकर कहा था कि ये यात्रा की अभी क्या ज़रूरत है। नहीं, मैंने ये कहा था कि यात्रा से माहौल बनता है। उनकी यात्रा में बहुत लोग आ रहे हैं और एक वातावरण तैयार हो रहा है कि हाँ भाई, बीजेपी के अलावा भी एक पार्टी ऐसी है जो बहुत सारे जो गलतियाँ बीजेपी कर रही है उसको सुधार सकती है। तो ये वातावरण तो बन रहा है। इस वातावरण को चुनाव तक रखना पहली बात। दूसरा, हमारा संगठन पोलिंग पर जाकर कितना मजबूती से काम करता है, ये इसका महत्व है, क्योंकि बूथ पे जो वोट डलेंगे वही हार जीत का निश्चय करते हैं। इसलिए पदयात्रा के साथ साथ बूथ को मजबूत करने का काम भी बराबर चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब लोग पदयात्रा में लग गए, बूथ को खाली छोड़ दिया। तो बूथ पे जाके काम करने की ज़रूरत है, और जो बूथ कमिटीज़ हैं उनसे संपर्क निरंतर अध्यक्ष का बना रहे, और जो प्रभारी हैं, जो संगठन में काम करने वाले, उनका काम निरंतर बूथ वालों से बना रहे, तो जीत होती। जी, आपका जो रिलेशनशिप, जो मैंने जितना समझा है दिग्विजय सिंह जी से, थोड़ा बहुत लव हेट का रहा है। कई बार आप नाराज़ हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, आप बीजेपी में चले गए थे, फिर वापस कांग्रेस में आ गए। हालांकि आपने कहा कि आपने उनके लिए सीट खाली की थी जब वो मुख्यमंत्री बने। तो ये ऐसा लव हेट सा क्यों रहता है? देखिए, ये हम परिवार के, हमारा खून एक है, हम भाई हैं सगे। हम एक तरह सोचें ये आवश्यक नहीं है, ये हर परिवार में होता है। बिल्कुल, आपके परिवार में भी होगा, और भी परिवार, सबके परिवार में होता है कि एक जैसी सोच सबकी नहीं रहती। और हमारी स्वर्गीय माताजी हमेशा एक बात कहती थी, पिताजी हमेशा एक बार कहते थे कि सुनो सबकी पर करो मन की। तो वो बात दिग्विजय सिंह जी भी करते हैं और मैं भी करता हूँ। वो भी सबसे मिलते हैं, सबकी सुनते हैं, और जो ठीक लगता है वो करते हैं, मुझे जो ठीक लगता है मैं करता हूँ। लेकिन पार्टी में सब मिलकर काम कर रहे हैं, और पार्टी को मजबूत करने के लिए सब काम कर रहे हैं। मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद कहीं नहीं। मनभेद नहीं है, मनभेद नहीं, मतभेद नहीं है, बिल्कुल। 2018 में जब आप लोग की सरकार, कांग्रेस 15 साल के वनवास के बाद दोबारा सत्ता में आई थी जी, आपको तो नहीं कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, हाँ, नहीं जबकि जयवर्धन सिंह को बना दिया गया। ही वॉज वेरी न्यू। अब ये पार्टी का फैसला था, और मुझे नहीं बनाया तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं कोई पार्टी से नाराज़ हो गया था, ऐसा कुछ नहीं था। मैं काम कर रहा हूँ, पहले कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक जवाब हो गया आपका। नहीं, बुरा तो लगा था। 5 बार सांसद चुने गए हैं, 3 बार विधायक बने हैं, और भाई साहब के लिए सीट खाली की थी। तो लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मतलब उन्होंने अपने बेटे को चूज किया अपने भाई के बदले? नहीं, ये तो कमलनाथ जी का फैसला था। मुख्यमंत्री तो कमलनाथ जी, तो उन्होंने फैसला लिया था, और ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उस समय तो ये कहा जाता कि जो रिमोट कंट्रोल था पूरा का पूरा दिग्विजय सिंह जी के हाथ में था। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो कमलनाथ जी को रिमोट कंट्रोल की आवश्यकता नहीं है, बहुत अनुभवी नेता हैं, इतने साल केंद्र में मंत्री रहे हैं। तो कमलनाथ जी का काम करने का तरीका अपने हिसाब से है, और ये फैसला उनका था। लेकिन जो उसके बाद, जब 1.5 साल के बाद जब सत्ता आप लोग के हाथ से फिसल गई कांग्रेस से, तो जितना ब्लेम है, जितना जो ठीकरा है, वो सब जो है वो दिग्विजय सिंह के ऊपर फोड़ा गया था। सब ने कहा था, जितने जो विधायक और मंत्री जो गए थे, बीजेपी ज्वाइन किया, वो सब कहते थे कि हमसे कमलनाथ जी ने बात नहीं की, वो कर लेते तो शायद हम वापस आ जाते। हम सब दिग्विजय सिंह जी के कारण गए, क्योंकि कैप्टन हमारे कमलनाथ थे, लेकिन दिग्विजय सिंह वॉज एक्चुअली कंट्रोलिंग द होल थिंग। और यही बात सिंधिया जी ने भी कहा, और बाद में कमलनाथ जी ने भी ये बात मानी थी कि हाँ, मुझसे गलती हुई, मैंने शायद बहुत ज़्यादा गलत लोगों पर रिलाई कर लिया। अब देखिए, चूंकि मैं सरकार का हिस्सा नहीं था, तो मुझे पता नहीं कि क्या हुआ।
पता तो तब लगा जब सरकार गिरने की स्थिति में आ गई, और तब काफ़ी देर हो चुकी थी। ये सरकार बनने के कोई 4-5 महीने बाद ही इस तरह का वातावरण बनने लगा था कि सिंधिया जी नाराज़ हैं और सिंधिया जी शायद बीजेपी में चले जाएंगे। अब थोड़ा अगर वो सब विधायकों को विश्वास में लेके और थोड़ी अगर चर्चा की जाती तो शायद कुछ बात बनती, लेकिन सिंधिया जी तो जाते, वो 15 महीने बाद नहीं जाते तो 2 साल बाद जाते, 2.5 साल बाद जाते। सिंधिया जी ने मन बना लिया था, और कोई मन बना ले तो उनको रोक नहीं सकते हैं। तो ये आगे पीछे होना था, क्योंकि बहुमत बहुत कम था, बहुत कम मार्जिन से हम सरकार में थे, दूसरे विधायक निर्दलीय विधायकों की मदद से हम बैठे थे। तो इस तरह की स्थिति जहाँ भी होती है तो सरकार गिरने का खतरा निरंतर बना रहता है, और वैसा हो गया। लेकिन सिंधिया जी को मनाना तो कितना आसान था ना। वो केवल क्या मांग रहे थे, एक वो पीसीसी के अध्यक्ष ही तो बनना चाह रहे थे। हाँ, ऐसा मैंने सुना था, क्योंकि मैं इस चर्चा का हिस्सा नहीं रहा। काश मैं होता तो शायद मेरा योगदान भी मैं दे सकता था, पर मेरी आवश्यकता शायद महसूस नहीं की गई होगी। लेकिन वो उनका मन बन चुका था, उनको बीजेपी से बहुत अच्छा ऑफ़र था, राज्यसभा की सदस्यता, केंद्र में मंत्रिमंडल, उनके साथ जो जाएंगे उनको मंत्रिमंडल, इस तरह का ऑफ़र जब वो देते हैं तो स्वाभाविक है कोई भी इस तरह के ऑफ़र में आ जाता है। अभी जो बार बार बीजेपी कहती है कि हम कांग्रेस मुक्त देश कर देंगे, और लगातार जहाँ जहाँ पे कांग्रेस सत्ता में काबिज है वहाँ वहाँ अटेम्प्ट होते रहे हैं। जी हाँ, कहीं कहीं उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर कांग्रेस मुक्त भारत की वो बात करते हैं तो वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाए, डिक्टेटरशिप आ जाए। और कांग्रेस मुक्त भारत करके आप क्या हासिल कर लेंगे? एक पर कांग्रेस मुक्त भारत तो कर नहीं पाएंगे। अभी कांग्रेस का ग्राफ भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप देख रही हैं। प्रजातंत्र में एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है। अगर केवल बीजेपी ही रहेगी तो फिर डिक्टेटरशिप आ गई। कल से वो राष्ट्रपति प्रणाली लागू कर देंगे, चुनाव कराना बंद कर देंगे, और सिंगल पार्टी रूल। तो क्या आपको रूस बनाना है, पुतिन तैयार करना है क्या यहाँ पे? तो इस तरह के हालात बनते हैं तो देश के लिए अच्छा नहीं है। हमारी बड़ी प्राचीन समय से हमारे यहाँ प्रजातंत्र मजबूत रहा है। गौतम बुद्ध के समय से यहाँ पंचायती राज रहा था। सबसे पहली पंचायत बनी थी गौतम बुद्ध के समय में। ये हमारे भारत का इतिहास है। तो इसको भारतीय जनता पार्टी ख़त्म नहीं कर पाएगी, और उनको इस तरह की बात करना भी नहीं चाहिए। प्रजातंत्र रहेगा और उसको कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। कांग्रेस ने डिक्लेयर किया, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने, कि अगले साल जो चुनाव है उसमें आपके फेस जो हैं वो कमलनाथ जी रहेंगे। बीजेपी इस पे कटाक्ष करती है कि जिस व्यक्ति के कारण आप लोगों के हाथ से सत्ता फिसली, आप उसी को फेस प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सत्ता तो गिरती, चाहे कमलनाथ नहीं होते, कोई दूसरा होते तो भी सरकार नहीं बचा पाते। क्यों नहीं बचा पाते? मुश्किल था क्योंकि इतनी कम मेजॉरिटी में सरकार चलाना कोई ऐसी आसान काम नहीं था। और कमलनाथ जी ने सरकार तो बनाई, जब वो पीसीसी अध्यक्ष बने कुछ महीने यहाँ रहे, और लेकिन सरकार मतलब 114 विधायक जीत के तो आ गए थे। तो हम उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे और हम सरकार बनाएंगे। इतना भरोसा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल बनेंगे, सरकार बनेगी। कुछ गलतियां जो पहले हुई वो अब नहीं होंगी। तो उनकी कार्यप्रणाली पे जो बार बार आप नहीं, कार्यप्रणाली पे अब कोई सवाल नहीं है। मेरे ख्याल से वो सबसे मिलते हैं, रोज़ 200-300-400 लोगों से मिलते हैं, और लोगों का विश्वास उनके प्रति बड़ा है। एक बहुत अच्छा मजबूत संगठन उन्होंने बनाया है और वो काम कर रहा है। कहीं ना कहीं ब्रांडिंग का भी असर पड़ता है। अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है वो अपनी बातों को, अपनी घोषणाओं को जनता तक बखूबी ले जा पाती है। कांग्रेस शायद वो बातें उतने अच्छे से प्रोजेक्ट नहीं कर पाती, जनता तक अपनी बातें नहीं पहुंचा पाती।
कांग्रेस कर रही है। देखिए, राशन घोटाला हुआ, अब हमने विधानसभा में चर्चा मांगी, चर्चा नहीं हुई, विधानसभा चली नहीं, लेकिन मैसेज तो गया, राशन घोटाला हुआ है और एजी की रिपोर्ट आई है। ये सब उनके खिलाफ है। और जब चुनाव होंगे, का चुनाव में आपने देखा हमारे जहाँ एक भी हमारी वो नगर पालिका नहीं थी, या जीरो थे, आप लोगों का जीरो थे हम लोग, उसमें हमने गेन किया है। ग्वालियर में हम जीते हैं और जगह जीते हैं, जबलपुर जीते हैं, बड़ी नगर निगम जीते हैं। और हमारी जो हार हुई है जहाँ जहाँ, वो थोड़ा अंदरूनी हमारी फूट के कारण हुई है। इस तरह की खबरें आई हैं, सैबोटाज किया गया है, हमारे लोगों ने सैबोटाज किया है। उसकी वजह से कोई भाजपा का कोई बहुत लोकप्रियता की वजह से वो जीते हैं, ऐसा वो गलतफहमी में न रहें। थोड़ी बहुत हमारी आपस की फूट थी, जिसको हम लोग सुधारेंगे और विधानसभा में एक होकर लड़ेंगे। तो यही अंदरूनी फूट की बात तो बीजेपी भी कर रही है कि बीजेपी में भी बहुत अंदरूनी कलह है, जिसके कारण उनको परेशानी हो रही है। वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे सामने हमारा अपोनेंट जो है वो कांग्रेस नहीं है, हमारी अंदर की जो फूट है वो है। मेरा तो ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि नगर पालिका के चुनाव जो है, नगर परिषद के चुनाव, ये पार्टी बेसिस पे नहीं होना चाहिए। ये ऐसे चुनाव हैं जहां जनता को रोज़ इनसे काम पड़ता है, डेली। पानी नहीं आया, सड़क नहीं बनी, कोई दूसरी प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम, ये दैनिक समस्याएं हैं जनता की, जिसको हम पार्टी बेसिस के भरोसे नहीं छोड़ सकते। क्योंकि जहाँ पार्टी आई, फिर ये हो जाएगा कि यहाँ से मुझे वोट नहीं मिला, मैं इस वार्ड में काम नहीं करूँगा, और फिर वो नुकसान होता है जनता का। तो इसलिए नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव, मेरा ये मानना है, और आगे चल के मैं इस बात को और कहूँगा, ये पार्टी बेसिस पे नहीं होना चाहिए। पार्टी बेसिस पे केवल विधानसभा, लोकसभा का चुनाव होना चाहिए। बाकी कोई चुनाव पार्टी बेसिस पे नहीं होना चाहिए, चाहे वो जिला पंचायत का, वो तो खैर होता नहीं है, और ये नगर पालिका के चुनाव भी नहीं होना चाहिए। सर, पिछले दिनों आपने एनवायरनमेंट पे एक किताब लिखी थी, जिसको कमलनाथ जी ने उसको वो किया था, लॉन्च किया था। तो एनवायरनमेंट तो खैर सबके लिए जो है इस वक्त, अगर हम कहें तो पसंदीदा टॉपिक है, तो आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ये पर्यावरण और वन संरक्षण, ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और बचपन से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। बचपन में हम जाते थे, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ राघोगढ़ में, वो वन क्षेत्र, पहले बहुत घना वन होता था, अब थोड़ा कम है, लेकिन वहाँ हमारा आना जाना खूब होता था। और जंगल में आग लग जाए तो उसको कैसे रोकना, और कई बातें मैंने अपने पिताजी के साथ रह के, भाई साहब के साथ रह के सीखी, और गांव वालों के साथ हम लोग उठते बैठते थे तो उनसे सीखी। अब ये विषय पूरे विश्व में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन गया है। आप देख रहे हैं जगह जगह बाढ़ आ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, समुद्र का पानी बढ़ रहा है, सुनामी आ रहा है, तो ये सब बातें हो रही हैं। कहीं अत्यधिक बारिश हो रही है, कहीं बारिश नहीं हो रही। इसलिए ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये एक विषय ऐसा है जिसको नीचे तक ले जाना पड़ेगा। अभी तक सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में होते हैं, लेकिन ये अब आपको पंचायत लेवल पे ले जाना पड़ेगा। पंचायत स्तर पे इस तरह का काम कम हो रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे इसको पंचायत स्तर तक ले जाएं। मेरी किताब जो है, मैंने जो लिखी है, वो मुख्यतः इसी पर आधारित है। आगे और लिखूंगा मैं। दूसरा, अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा चीता आया है, तो वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म ये एक ऐसा विषय है जो बहुत रोज़गार देता है। मध्य प्रदेश में लगभग 44% जंगल है। ऐसी स्थिति में आपको वन अभयारण्य बनाने चाहिए, और अधिक बनाने चाहिए, और उसके माध्यम से आपको टूरिस्ट को बुलाना चाहिए, टूरिस्ट आएंगे। अब ये चीता जो आया है, ये चीता बहुत लंबे एरिया में घूमता है, तो कूनों भी एक समय में उसको कम पड़ेगा। अब ये चीता जो है, ये गुना तरफ, हमारी तरफ आएगा ये, और चीता जब आता है तो ये दूसरे जानवर होते हैं, ये तेंदुआ वगैरह होता है, ये भाग जाते हैं वहाँ से। तो राघोगढ़ में एक वन अभयारण्य का मैं बहुत समय से प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ अभयारण्य बने, तो वो ऐसे अभयारण्य आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये इस तरह से आपका पर्यटन बहुत बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा।
तो ये मध्य प्रदेश में ये खूब अच्छी तरह चल सकता आप जिस जगह रहते हैं, हाँ, और अभी हम बात कर रहे हैं जिस तरह से जो टाइगर आ गया है, और आप जहाँ इलाके में वहाँ तो टाइगर आए दिन जो आप लोग के रोड क्रॉस करता है। है। जी हाँ, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे घर के पीछे जंगल है और वहाँ भी टाइगर आता है, हमको दिखता है, कई बार बोलता है, हम सुनते हैं। अब पहले क्या होता था कि भोपाल से बैरसिया, बैरसिया से नरसिंहगढ़, राघोगढ़ और फिर वो राजस्थान तक एक कॉरिडोर बना हुआ था जंगल का, और ये टाइगर को चलने की, घूमने की, रुकने की जगह थी। वो कॉरिडोर ख़त्म हो गया है, तो उस कॉरिडोर को आपको फिर से बनाना पड़ेगा, जिससे कि ये टाइगर जो है ये शहर में नहीं घुसेगा। अभी मैनेट में घुसा हुआ है वो, और वहाँ क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। तो इस तरह की स्थिति नहीं बनना चाहिए, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, और सरकार ये अभयारण्य और बनाए, और ये जो कॉरिडोर पुराना है इसको फिर से स्थापित करे, क्योंकि शेर की संख्या तो बढ़ेगी, जंगली जानवर बढ़ेंगे। अब इनको आप कहाँ ले जाएं, इनको आपको जगह देनी पड़ेगी इनको, तो ये सरकार का काम। कांग्रेस किन मुद्दों पे अगले साल का विधानसभा चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस का घोषणा पत्र अभी तैयार हो रहा है। कुछ मुद्दे तो हमारे जो पहले थे वही रहेंगे, कुछ नए मुद्दे हम जोड़ेंगे। हमारा फोकस रहेगा बेरोजगारी जितना हम कम कर सकें, महंगाई का सूचकांक हम कम कर सकें, और ये हमारे दो मुख्य बिंदु रहेंगे। रोजगार देना, केवल ये नहीं कि सरकारी नौकरियां खोल दी और रोजगार हो गया। सरकार पे आप आर्थिक बोझ भी बहुत ज़्यादा नहीं डाल सकती, क्योंकि सरकार के खजाने खाली हैं। कल से हम सरकार में आएंगे, तब तक तो ये खजाना खाली इन्होंने अभी कर दिया है, आगे और करेंगे। रोजगार आपको क्रिएट करना पड़ता है, रोजगार आपको गांव में क्रिएट करना पड़ेगा, आपको छोटे और मध्यम उद्योग इन पे ध्यान देना पड़ेगा। आजकल जो मल्टीनेशनल्स हैं उन पर आप फोकस ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा रोजगार मल्टीनेशनल नहीं देता है। ज़्यादा रोजगार तो आपको गांव में और छोटे छोटे शहरों में लघु व मध्यम उद्योग लगेंगे, वो रोजगार देते हैं। शराबबंदी पे लेके सियासत हो रही है पिछले कई दिनों से। आपके ही विधायक ने कहा कि जब कांग्रेस की अगर सरकार आती है अगले साल तो हम शराबबंदी लागू करेंगे। फिर एक विधायक ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। आपका क्या सोचना? और मंत्री विश्वास सारंग ने ये कहा कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो पहले शपथ पत्र पे लिख के दे कि वो शराब से दूर है। देखिए, शराबबंदी जहाँ जहाँ हुई है वहाँ शराब की स्मगलिंग बहुत बड़ी है। गुजरात में शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन स्मगलिंग वहाँ किस तरह होती है आप सबको मालूम है। और ये जो शराब की स्मगलिंग करते हैं ये असामाजिक तत्व होते हैं, ये गुंडे होते हैं, गुंडागिर्दी होती है, तो इससे वातावरण बिगड़ता है, सुधरता नहीं है। इसलिए शराबबंदी कोई हल नहीं है। फिर रेवेन्यू लॉस होता है। अब देखिए, किसी के व्यक्तिगत जीवन में आप दखल नहीं दे सकते, ये गलत है। किसी का व्यक्तिगत जीवन है, उसमें आप दखल नहीं दे सकते। सरकार का ये काम नहीं है कि हर किसी के व्यक्तिगत जीवन में झांक कर देखे। तो ये कोई बहुत सफल होगा मैं नहीं मानता हूँ। आप भी नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानता। अगले साल चुनाव है, क्या लग रहा है, आप अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, अभी तो मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और मेरा फोकस वहीं पर है। विधानसभा में बहुत समय बिताता हूं, और विधानसभा में हम लोग सब जीतें। अगर हमारी संख्या पर्याप्त है तो सरकार बनेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, तभी पूरा फोकस उसी पे है। जी हाँ, आपने बात की अपने क्षेत्र की, तो कोरोना के समय आपने अपनी गाड़ी भी दे दी थी, एम्बुलेंस के रूप में उसको बना दिया था, काफ़ी उससे आपको सराहना मिली थी। क्या हुआ था कि कोरोना की सेकंड वेव बड़ी ख़तरनाक शुरू हुई थी। शासन भी तैयार नहीं था और किसी को ये कल्पना नहीं थी, प्रधानमंत्री तक को कल्पना नहीं थी, किसी को कल्पना नहीं थी कि इतना भयानक रूप सेकंड वेव ले लेगी। जब ये शुरू हुई और हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी है, लोग मर रहे हैं, तो मैंने वहाँ डॉक्टर से कहा, मैंने कहा भाई एम्बुलेंस वगैरह अरेंज करो, लोगों को हॉस्पिटल ले जाना, भोपाल ले जाने के लिए। तो मुझे बताया गया कि साहब वो एम्बुलेंस में टायर नहीं है।
तो मैंने कहा टायर नहीं तो खरीद तो हम लोग लगाते हैं टायर की साहब, उसका कोई प्रावधान नहीं है और मेरे पास बजट नहीं। इस तरह का जब जवाब उसने दिया तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मेरी गाड़ी थी, मैंने कहा अब ये एम्बुलेंस इसको यूज़ करिए। और उसको जब हमने एम्बुलेंस के रूप में चलाया, बहुत सारी जानें बचीं, बहुत सारे लोगों को हमने यहाँ अस्पताल, क्योंकि यहाँ चिरायू में ये ज़्यादा करके कोविड सेंटर वहीं था, बहुत सारे मरीजों को हमने वहाँ भेजा और भी अस्पताल में भेजा, कोटा भेजा, तो कई बच गए। अब एक आरएसएस के बड़े वरिष्ठ नेता थे, उनको बहुत जोर का हार्ट अटैक आया, तो उनके लिए हमने भेजा। वो आज ईश्वर की कृपा से जीवित हैं, समय पे अस्पताल पहुंच गए और वो इस बात को मानते हैं। तो वो एम्बुलेंस उस समय बहुत काम आई। फिर मैंने कहा कि चलो भाई अब है तो फिर मैंने वो दे ही दी एम्बुलेंस। ऐसा लगता है आपको कि आप जो हैं ओवर शैडो हो जाते हैं कई बार दिग्विजय सिंह जी के सामने? देखिए, ये तो प्रकृति का नियम है, छाया आती है और फिर छाया जाती भी है, धूप भी आती है। तो ये शैडो आती है, शैडो जाती है, शैडो आती है, शैडो जाती है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी बड़े भाई हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो मुझे आगे नहीं आने दे रहे हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो मुझे ना वो सांसद का चुनाव लड़ने देते, ना विधायक का लड़ने देते, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैंने आपसे जैसे कहा कि हम सब एक परिवार के हैं, सबके काम करने के तरीके अलग हैं। दिग्विजय सिंह जी का काम करने का तरीका अलग है, मेरा अलग है और सबका अलग अलग है। पर हम किसी एक दूसरे को रोकते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोई रोक भी नहीं सकता है, जिसके भाग में जो है वो उसको मिलेगा, और किसी को भी अपने भाग से कम न ज़्यादा कभी मिला है न मिलेगा। तो जिसके जो भाग में उसको मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप स्वदेश न्यूज़ चैनल के दफ्तर में आप आए, आपने इतनी खुल के बात की। थोड़े बहुत बीच बीच में आप डिप्लोमेसी भी आपने आज आगे और खुल के बात आज आप थोड़े से डिप्लोमेसी ज़्यादा आपने नहीं, और खुल के जी बात। कोई बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों, इस एपिसोड में हमने बात की लक्ष्मण सिंह जी से, जो बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं और एक मुखर नेता माने जाते हैं। हालांकि ये माना जाता है कि दिग्विजय सिंह जी के शैडो में कहीं ना कहीं वो ओवर शैडो हो जाते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि ऐसा कतई नहीं है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।